नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज जब हमने कल जो वीडियो बनाया था, जो एक तरह से जो आप लोगों तक जो खबर पहुंचाने की कोशिश की थी, वो ये थी कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कल दो निर्णय अपने दिए सुप्रीम कोर्ट में, एक सत्ता के लिए और एक विरोधियों के लिए। कल जो था वो सत्ता के लिए जो हमने जो बनाया था वो सत्ता के लिए था कि किस तरह से मीडिया वन को भारत सरकार ने उसके लाइसेंस को रद्द करने और उन्हें रिन्यू न करने के लिए जो दलीलें दी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से नकार दिया और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें हिदायत दी कि इनके लाइसेंस को बहाल किया जाए, रिन्यू किया जाए। उसी समय उससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में एक और मामला आया था। वो ये है जो आपके स्क्रीन पर अब है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका खारिज की, कहा सामान्य दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते, ऐसा डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष को सरकार का विरोध किया, सरकार को फटकार लगाई। दूसरी तरफ उन्होंने जो विपक्ष उनके सामने गया था, उनके समक्ष गया था कि सीबीआई और ईडी जो दलीलें दी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या दलीलें दी गई हैं, कि क्या दलीलें दी और क्या उसके ऊपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर क्या बातें कही। तो बहुत जरूरी है कि हमें उन सब बातों को ध्यान देना, उन सब बातों को सुनना, उन सब बातों को समझना कि आज जो न्यायपालिका को किस तरह से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले की जो सरकारें थी वो थोड़ी कम थी। आज जो 2014 के बाद जो है, ये इसका जो परसेंटेज है वो पहले से तुलना में ये ज्यादा है, जो आगे पता चल जाएगा। तो चंद्रचूड़ वो उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत मजबूत है, वो झुकने वाले नहीं है। ये तो अब दिख गया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ सत्ता पक्ष का ही विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं, वो जो भी अपने कमेंट या अपने जजमेंट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर दे रहे हैं। ये हर उस प्रबुद्ध नागरिक को समझना चाहिए जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश को सोचता है, जो इस देश को समझता है। जो न्यायपालिका और डीवाई चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग जब तक न्यायपालिका में रहेंगे तो इस देश में लोकतंत्र सदैव जीवित रहेगा। नहीं तो अन्यथा ये वही होगा। अगर कोई लालच होता किसी प्रदेश का राज्यपाल बनना, जैसे भूतपूर्व कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय राज्यपाल बनकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अगर ये रहता तो शायद इनकी भी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होती। दूसरी, अगर जज ईमानदार होगा तो वो कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि जब वो कुर्सी पर जब वो बैठा होता है तो वो न्याय का देवता होता है, क्योंकि वो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो पूरे देशवासियों के लिए होती है, तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या किसी सरकार के लिए नहीं होती। हम सभी को ये बात को समझना चाहिए। तो जो 14 दल उनके सामने जो गए थे, वो जो 14 दल गए थे, वो कौन से ऐसे दल थे जो 14 लोग वहां पर गए थे, और उनकी जो नुमाइंदगी है वो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने किया। हम बताते हैं वो कौन से दल थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जेएमएम, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जेडीएस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो दल हैं, ये लोग वहां पर उनके समक्ष गए थे कि ये राजनीतिक विद्वेष कर रहे हैं, वो जानबूझकर हमें सता रहे हैं और हमारे लोगों पर, वो विपक्ष के ऊपर, खास करके विपक्ष के लोगों पर, विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं। और उसे उन्होंने अपनी दलीलें देकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझाने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस का अपना ओपिनियन था, वो आगे हम आपको बताएंगे।
वो ये था, जो एक तरह से हम उसे दबाव कहें या जो कहें, फिर भी बाद में जब उनकी दलीलें जब सुनी, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने बाद में उस याचिका को वापस भी ले लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, ये दो लोगों की जो खंडपीठ थी, यह कहकर याचिका पर विचार करने से इनकार किया कि वह बिना तथ्यात्मक संदर्भ के सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते। जो ये चाहते थे कि ये कोई दिशा निर्देश जारी करें, जो खाली जो विपक्ष के नेताओं पर जो छानबीन, जो खोजबीन, जो ये लोग जो काम कर रहे हैं, वो सीबीआई और ईडी को कुछ दिशा निर्देश जारी करे, जो इन्होंने करने से इनकार कर दिया। इन दो जजों की बेंच ने कहा कि केवल एक व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। उन्होंने मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि यदि आप लोग चाहें तो व्यक्तिगत मामला लेके आए, व्यक्तिगत मामला लेके आए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप समूह में लेके आएंगे तो नागरिक और नेता सभी समान हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कुछ इसी तरह से कहा। पीठ ने राजनीतिक नेता सामान्य नागरिकों की तुलना से अधिक प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते। मतलब सामान्य नागरिक को भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी एक नेता को मिलनी चाहिए। तो ऐसे केस में, ऐसे समय वो ये नहीं कर सकते। पीठ की टिप्पणियों के बाद एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को वापस लेने की मांग की। अब सीडी जो एडवोकेट मनु सिंघवी ने आंकड़ों के जरिए स्थापित करने का प्रयास किया कि केंद्र नियंत्रित जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक असंतोष को कुचलने और प्रतिनिधि लोकतंत्र की मौलिक स्थापनाओं को समाप्त करने की दृष्टि से चयनात्मक और लक्षित तरीके से किया जा रहा है। तो इनका क्या कहना था कि जो केंद्र सरकार है वो एक तरह से एक लक्ष्य बनाकर, एक टारगेट कर जो विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्हें समाप्त करने की, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा समस्या का हल के लिए गिरफ्तारी और रिमांड के साथ साथ जमानत के लिए उचित दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पुलिस या ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के लिए याचिकाकर्ताओं ने ट्रिपल टेस्ट किए जाने की मांग की, जिसके तहत यह निर्धारित करना होता है कि क्या व्यक्ति फ्लाइट रिस्क पर है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका है, या गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, डराया जा सकता है। ये 3 तरह होने चाहिए। और अदालतें भी समान रूप से गंभीर शारीरिक हिंसा के मामलों को छोड़कर किसी भी संज्ञेय अपराध में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ट्रिपल टेस्ट का प्रयोग कर सकती है। यह तर्क दिया गया कि जहां ये शर्तें संतुष्ट नहीं होती, वहां जांच की मांग को पूरा करने के लिए निश्चित घंटों पर पूछताछ या अधिक हाउस अरेस्ट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी तरह जमानत के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि सभी अदालतों को जमानत नियम के रूप में जेल अपवाद के रूप में के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अहिंसक अपराध का आरोप लगाया गया, और जमानत से इनकार केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां उपरोक्त ट्रिपल टेस्ट संतुष्ट हो। जैसे कि ऊपर सब बताया गया कि किस तरह से कि किन किन परिस्थितियों में जमानत को इनकार किया जा सकता है। यहां पर इस समय क्या हो रहा है कि सीबीआई और ईडी रिमांड लेके टेस्ट कर पूछताछ करने के नाम पर महीनों और सालों जेलों में सड़ा देते हैं, वो और व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, उसे जमानत नहीं मिल पाती। ये उनकी यही दलील थी कि अगर इन सब मापदंडों पे अगर वो व्यक्ति नहीं है, ट्रिपल टेस्ट में अगर उसमें नहीं, आयाम में नहीं बैठता, तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। याचिका में प्रकाश डाला गया छापे पर कार्रवाई की दर, यानी छापे के परिणाम स्वरूप दर्ज की गई शिकायतें 2005 से 14 में 93% से घटकर 2014 से 2022 में 29% हो गई। इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि धन शोधन निवारण मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2002 के तहत अब तक केवल 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। यहां तक कि पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013 से 14 में 209, 2020-21 में 981, 2021-22 में 1180। अंत में याचिका में कहा गया कि 2004 से 14 के बीच सीबीआई द्वारा
जांच किए गए 72 राजनीतिक नेताओं में से सिर्फ 43 यानी 60% से कम उस समय विपक्ष में थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। ये दलीलें दी गई कि जिस समय ये सरकार नहीं होगी, दूसरी सरकार जब थी, तो उस समय किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर 60% का ये हुआ था, जो अब बढ़कर 95% हो गया। ये दलील दी गई। 95% लोगों को अब सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, या उसके ऊपर सीबीआई और ईडी को छोड़ा जा रहा है। ईडी की जांच में भी यही पैटर्न परिलक्षित होता है। ईडी की भी जांच में से सेम यही दिखाई देता है, 95% का। उस गुप्त आंकड़ों को पेश करने के बाद सीनियर एडवोकेट ने तर्क भी दिया कि स्पष्ट रूप से सीबीआई और ईडी क्षेत्राधिकारों का एक परोक्ष आवेदन है। यह एक लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का असमानता बनता है। यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है, क्योंकि केवल विपक्ष ही इन मामलों को लड़ रहा है। हम किसी लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं या किसी चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं चाहते, केवल दिशा निर्देश की मांग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून के परोक्ष आवेदन का हमारे लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इस तरह से मतलब ये हो रहा है, ये कानून का जो ये खुला दुरुपयोग हो रहा है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इन आंकड़ों के कारण जांच से छूट मिलनी चाहिए? यह उनका सवाल था। उन्होंने कहा, नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। उन्होंने कहा, इस याचिका के साथ समस्या यह है कि आप दिशा निर्देशों में आंकड़ों को एक्सट्रपलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आंकड़े केवल राजनेताओं पर लागू होते हैं, लेकिन हम राजनेताओं के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, राजनीतिक नेता देश के नागरिकों के समान है, वे ऊंची पहचान का दावा नहीं कर सकते। उनके लिए अलग प्रक्रिया कैसे हो सकती है? मतलब देश में एक कानून सबके लिए होगा, फिर चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम नागरिक हो। लेकिन फिलहाल ये बोलने में, कहने में और पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन आप सभी सोचिए, क्या ये यथार्थ में ऐसा होता है? एक आम आदमी को क्या वो न्यायपालिका से वो न्याय मिल पाता है? एक जो गरीब तबके का आदमी, जो निचले तबके का आदमी है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई को ले जा सकता है? वो निचली अदालत में ही घिस जाता है, चले जाते हैं, मर जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। मिलती है तो सिर्फ ठोकरें और तारीख। फिर चंद्रचूड़ जी ने कहा, एक या अधिक मामलों के साथ वापस आए जहां एक विशिष्ट उदाहरण या एजेंसियों का इस्तेमाल चुनिंदा नेताओं को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने जो कानून निर्धारित किया है उसके आधार पर हम मामले के तथ्यों के संबंध में सामान्य सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ऐसे विशिष्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य दिशा निर्देश पारित करना खतरनाक होगा। ये उनके कथन है कि इस तरह के अगर न्यायालय किसी तरह की कोई दिशा निर्देश जारी करता है, तो ये आने वाले समय के लिए ये खतरनाक परिपाटी होगी। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जाइए, अगर आना है तो किसी विशिष्ट, किसी एक या दो व्यक्तियों के साथ आए, हम उसे सुनेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि देखिए, मेरा उसूल है कि मैं सत्ता से सवाल करूंगा, लेकिन जहां गलत है उसे भी पकड़ने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का जो वीडियो है, ये गोदी मीडिया ने आप तक जरूर पहुंचाया होगा, लेकिन कल जो बनाया गया था, जो सत्ता को मीडिया वन से रिलेटेड जो था, उससे संबंधित जो था, जो सरकार को लताड़ मिली थी, वो आपको नहीं हुआ। जो उन्हें ओवर रूल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि उन्हें लाइसेंस बहाल किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही है। इस बात को याद रखिए। सत्ता का विरोध करना मतलब देशद्रोह नहीं होता। धन्यवाद।